मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग एक करप्शन के इस टॉपिक के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस अगेंस्ट करप्शन का जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक यूएनसीएसी के ऊपर दो क्लास के अंतर्गत देखिए दो महत्वपूर्ण हिस्सों पर हमने चर्चा की है। जो यूएनसीएसी का जो पहला हिस्सा था उसमें हमने यूएनसीएसी के गठन के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की थी और साथ ही साथ आपको बताया था कि यूएनसीएसी से संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा जो टॉपिक था उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण रिजोल्यूशन है जिसके आधार पर विश्व के 187 देशों को काम करना है, वो रिजोल्यूशन जो है उसका नाम है 58/4 31 अक्टूबर 2003 और इस पर साइन किया था 9 दिसंबर 2003 को। इसकी साइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ये इफेक्टिव हुआ था 14 दिसंबर 2005 में। 187 पार्टीज यानी कि 187 जो कंट्रीज हैं अभी तक इसके मेंबर्स बन चुके हैं या इसको रेटिफाई कर चुके हैं इस रिजोल्यूशन को। यूएन जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम का जो वियना में ऑफिस है, ऑस्ट्रिया के वियना में, वही इसका सेक्रेटरीट है। इन बातों के ऊपर हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। कल आप लोगों से पिछली क्लास में हमने 4 चैप्टर्स के बारे में चर्चा की थी और उन 4 चैप्टर्स का मुख्य बिंदु ये था। पहला पॉइंट था जनरल प्रोविजन, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा था प्रिवेंटिव मेजर, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था ये, प्रिवेंटिव मेजर्स। तीसरा जो चैप्टर था वो था क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट के ऊपर। चौथा जो चैप्टर था वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर। तो 4 चैप्टर्स के ऊपर हम लोगों ने पिछली क्लास में विस्तृत चर्चा की है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो को देखने से पहले उस पर भी एक नजर डालिए और उसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ आप अपना एडवाइस भी दे सकते हैं कमेंट करते हुए। अगर आपको अच्छा महसूस होता है और परीक्षा में ये उपयोगी साबित होता है तो ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि होगी। तो आइए बात करते हैं, आज चलते हैं यूएनसीएसी के चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 जो है ये एसेट रिकवरी के ऊपर है। एसेट रिकवरी, क्योंकि करप्शन करने वाले लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं और दूसरे देश में जाकर रहने लग जाते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय जो समझौता हुआ जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसमें इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि अगर ऐसा होता है कि करप्शन के माध्यम से लोग अगर एसेट जो है जनता का धन, जो सरकार का धन, अगर वो करप्शन के माध्यम से अपने पास ले आते हैं और वो पलायन भी कर जाते तो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कन्वेंशन के माध्यम से देशों के बीच एक समझौता हुआ कि आपको जो है एसेट रिकवरी के लिए प्रयास करना है। तो देखिए कैसे प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास करने के लिए देखिए इसमें पहली चीज तो ये, द एग्रीमेंट ऑन एसेट रिकवरी इज कंसिडर्ड a major breakthrough and many observers claim that it is one of the reason why so many developing countries have signed UNCAC। अब बहुत सारे जो ऑब्जर्वर्स थे वो लोग देख रहे थे कि भाई ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन पर बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो भी साइन कर रहे हैं, उसमें सहमत हैं। तो क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा बिंदु था, बहुत बड़ा पॉइंट था कि अगर कोई करप्ट व्यक्ति उस देश का संसाधन, रिसोर्स को जो है एम्बेजलमेंट करके या ब्राइबरी के माध्यम से अगर वो वहां कलेक्ट करता है और दूसरे देश में चला जाता है तो उसके रिकवरी कैसे होगी। तो रिकवरी की बात थी। तो इसीलिए ऑब्जर्वर्स लोगों ने कहा कि भाई इस कन्वेंशन में जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज शामिल हुए हैं उसके पीछे का कारण यही है, क्योंकि इसमें एसेट रिकवरी का बड़ा फायदा है। दूसरी बात, द गवर्नमेंट हैव टू इंश्योर दैट द प्रोसीड्स of corrupt acts
committed in other states parties can be confiscated and returned. The government have ensured that the proceeds of corrupt acts committed in other state parties, मान लीजिए जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि किसी एक देश का कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, वहां पर करप्ट प्रोसीड करता है, यानी कि वहां पर भ्रष्टाचार करता है, दूसरे देश में चला जाता है, तो सभी देशों को मिलकर के ये तय करना है, ये प्रयास करना है कि वो जो संपत्ति उसने हासिल की है, व्यक्ति ने या संस्था ने, जो करप्ट मेजर से, उसको कन्फिस्केट करना है। कन्फिस्केट करना है मतलब उसकी कटौती करनी है और वापस उस देश को देना है जिसकी वो एक्चुअल संपत्ति है। तो ठीक है, फायदा है इसमें, क्योंकि इस कन्वेंशन से ये फायदा होगा कि अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति हमारे देश के संसाधनों का अगर दुरुपयोग करता है, भ्रष्टाचार करता है और दूसरे देश में जाकर के रहने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जो देश हैं वो हमारी मदद करेंगे, उस व्यक्ति की संपत्ति को वहां कन्फिस्केट करेंगे और हमें वापस कर देंगे। तो फायदा है इसमें। और एक और चीज, एम्ड एट रिटर्निंग एसेट्स टू देयर राइटफुल ओनर्स इंक्लूडिंग कंट्रीज फ्रॉम व्हिच दे हैड बीन टेकन इलिसिटली। वही बात है, कुल मिलाकर के देखिए इन तीनों बिंदुओं से ये बात आपको पता चल जाती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था अगर इलिसिट मैटर से, अवैधानिक तरीके से, अगर भ्रष्टाचार के तरीके से कोई राशि इकट्ठा करता है, दूसरे देश में रहने लग जाता है, दूसरे देश में पलायन करके चला जाता है, तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि इस कन्वेंशन के मुताबिक हर एक देश की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों की संपत्ति को कन्फिस्केट करे, उसकी कटौती करे, उसको हासिल करे और उस संबंधित देश को जहां से कि वो संपत्ति संबंधित है उसे वापस होने में मदद करे। और कुल मिला के ये एक ह्यूमैनिटी भी है, मानवता भी है। क्यों? क्योंकि उस करप्शन के कारण उस देश की जनता को भारी नुकसान हुआ है, उसे तकलीफ उठानी पड़ी है। तो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से ये भी सुचारू रूप से तय हो जाता है कि वो करप्ट व्यक्ति चाहे विश्व के किसी भी कोने में छुपा हो, उसके पास अगर संपत्ति है तो आज न कल उसे वापस करना ही पड़ेगा। तो एसेट रिकवरी चैप्टर 5 आर्टिकल 51 टू 59, आर्टिकल 51 टू 59। अब ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ऐसे अलग अलग जाएंगे, तो आपको बहुत सारे बिंदु पढ़ने पड़ेंगे और बहुत सारा समय लगेगा। हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया कि एसेट रिकवरी की यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में बात की गई है और कैसे वापस करना है उसकी चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहली चीज तो यही याद रख लीजिए कि चैप्टर 6 में क्या है, तो टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इतना याद है तो आप आगे की बात आसानी से समझ जाएंगे। चैप्टर 6 टेक्निकल असिस्टेंस एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। टेक्निकल असिस्टेंस का मतलब क्या हुआ भाई, इतने देश हैं, 187 कंट्रीज इसमें जो है इसको जो है रेटिफाई किया है, साइन किया है। तो वो लोग एक देश की टेक्निकल जो क्षमता है, तकनीकी क्षमता कई दूसरे देशों से ज्यादा है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई में उनकी क्षमता ज्यादा है। तो इस कन्वेंशन के माध्यम से ये बात तय किया गया है कि जिन देशों के पास टेक्निकल क्षमता, तकनीकी क्षमता ज्यादा है, वो उन देशों की मदद करेंगे जिनके पास तकनीकी क्षमता कम है या इंफॉर्मेशन की कमी है। वही बात यहां बताई गई है कि UNCAC dedicated to technical assistance, meaning support offered to developing and transition countries in the implementation of UNCAC। UNCAC के जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो प्रिवेंटिंग के प्रोविजंस हों, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट के हों, चाहे क्रिमिनलाइजेशन के हों, चाहे जो भी UNCAC के प्रोविजन हैं, उनको लागू करने में, इम्प्लीमेंटेशन करने में अगर मदद की जरूरत होगी
टेक्निकल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, सूचनाएं आदान प्रदान करने की जरूरत होगी, तो ये जो कन्वेंशन है ये सभी देशों को ये गाइड करता है कि आप ऐसे देशों को मदद करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, प्रोविजंस कवर ट्रेनिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। बात वही है, क्या क्या मदद कर सकते हैं? तो देखिए, ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर किसी देश में करप्शन के अगेंस्ट उनके पास संस्थाएं नहीं हैं, उन्हें करप्शन जो वहां पर लड़ने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो टेक्निकलिटी चाहिए उनके पास नहीं है, तो वो देश जो विकसित है, डेवलप्ड है, जिन्होंने करप्शन को लड़ करके कम किया है, वो टेक्निकल सपोर्ट कर सकते हैं। मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स भी दे सकते हैं। जो मटेरियल यानी कि अगर उनको कुछ पैसों की जरूरत है, कुछ सहायता की जरूरत है, वो भी दे सकते हैं। मशीनरी की जरूरत है, वो भी दे सकते हैं। और जो हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, ट्रेंड व्यक्ति हैं, वो भी आप भेज सकते हैं। तो मटेरियल एंड द ह्यूमन रिसोर्स एंड द इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। एक और बात, UNCAC also calls for cooperation through international and regional organization research एफर्ट्स। और कैसे मदद कर सकते हैं? तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसी देश में, कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और उनको पता है कि करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, तो वो एक देश दूसरे देश को मदद कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन शेयरिंग, ये सब तरीकों से एक दूसरे देश की मदद कर सकते हैं करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई में। तो आपके पास देखिए चैप्टर 5 एसेट रिकवरी, दिमाग में रखिए। चैप्टर 6 टेक्निकल असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अब इसके अंदर की चीज तो आप मन से भी बना सकते हैं। एसेट रिकवरी मतलब क्या हुआ कि अगर कोई करप्ट व्यक्ति किसी देश में करप्शन करता है और वो दूसरे देश में चला जाता है और वहां पर उसके पास एसेट है, वो रिकवरी करके उस संबंधित देश को दे दीजिए। नंबर 6 टेक्निकल असिस्टेंस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि टेक्निकल उनकी क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई के उनके पास अनुभव नहीं है, तो उसे मैन मटेरियल सपोर्ट दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और कुल मिलाकर के करप्शन के खिलाफ एक विस्तृत, एक ग्लोबल जो हमारा फाइट है उसमें हमें सफलता मिलेगी। हम कंट्री वाइज तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, अपने देश के भीतर तो हमने बहुत सी कानून बनाए हुए हैं, बहुत सी संस्थाएं बनाई हुई हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करते हैं तो देश में भी इसका असर होगा और करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। तो इसीलिए यूएनसीएसी का जो ये कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का, ये जो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे तौर तरीके हैं, वो बहुत से देशों के लिए बहुत यूजफुल है। और एक बात देखते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इसमें क्या बताया गया, तो मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंतर्गत आर्टिकल 63 और 64 दो आर्टिकल है महत्वपूर्ण। मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आर्टिकल 63 एंड 64। 63 क्या कहता है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 63 एस्टैब्लिशेस द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या स्टेट पार्टीज भी बोल सकते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज यानी कि जो मेंबर कंट्रीज है वो मेंबर कंट्रीज का एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस तो बताया था मैंने, अभी तक 8 कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। ऑलरेडी 8 कॉन्फ्रेंसेस हैव बीन हेल्ड, जिसमें से पहला हुआ था जॉर्डन अम्मान में 10 से 14 दिसंबर 10 to 14 दिसंबर 2016 है ना, और 2006 दो साल में होता है ये। पहला वाला जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का मतलब यही है, ये चैप्टर 7 में यही बताया गया है कि आपको जो है हर एक 2 साल में कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज करना है। क्यों करना है आगे बताते हैं। कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाइनियल सीक्स टू इंप्रूव द कैपेसिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स पार्टीज इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव्स असिस्टेड बाय यूएन सेक्रेटेरिएट। यूएन सेक्रेटेरिएट जो है, यूनाइटेड नेशंस जो सेक्रेटेरिएट है, वो भी इनको मदद करते हैं इन सब कामों में। और ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हेल्ड होगा 2 साल में एक बार। क्यों होगा? तो देखिए इसमें बताया इसने, इंप्रूव द कैपेसिटी, यानी कि ये देश कैपेसिटी को बढ़ा सके, करप्शन की लड़ाई में उनकी क्षमता बढ़ जाए। कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, भाई जब ये देश मिलेंगे हर 2-2 साल में, एक दूसरे का अनुभव शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमने इस तरह से अपने देश में करप्शन को कम किया, ये संस्थाएं हमने बनाई, और उन संस्थाओं को वो जब वहां पर रखेंगे उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो 4-5 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है, तो स्वाभाविक है दूसरे देश भी उससे सीखेंगे, और जिन देशों को मदद की जरूरत होगी वो देश जो हैं वो मदद भी लेने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से COSP जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज, क्यों होना चाहिए, इसका क्या पर्पस है, ये यहीं पता चल जाता है आर्टिकल 63 और 64 यानी कि चैप्टर 7। तो अगर आपको पूछा जाए कि चैप्टर 7 क्या है UNCAC का, तो आप क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और मैकेनिज्म का एक हिस्सा है, उस तकनीक का एक हिस्सा है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज। और उस कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज में बहुत सारे देश जो है भागीदारी करते हैं। जब भी इसकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वो जो 187 देश हैं, अगर संभव हुआ तो पूरे देश, अन्यथा कुछ देश अगर किसी मजबूरी में नहीं भी जाते हैं तो भी अधिकतम देश जो है यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं। तो आइए देखते हैं क्या काम करते हैं ये। तो मैंने ये 3 बिंदुओं में बताने का प्रयास किया है। पहला, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज होती हैं, फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग स्टेट पार्टीज ऑन पैटर्न, ट्रेंड्स एंड करप्शन एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस फॉर प्रिवेंटिंग इन कॉम्बैटिंग इट। कोई बड़ी बहुत मुश्किल नहीं है भाई, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। क्यों कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज की जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि ये सारे देश अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे कि भाई हमारे देश में करप्शन का ये पैटर्न है, पैटर्न, ट्रेंड्स ऑफ करप्शन। हमारे हर एक देश में करप्शन का ट्रेंड अलग अलग होगा, कारण अलग अलग होगा, उसके इम्पैक्ट अलग अलग होंगे, तौर तरीके अलग अलग होंगे। कुछ देशों में बैंकिंग फ्रॉड ज्यादा होगा, कुछ देशों में जो है वो बहुत सारे देशों में जो है एम्बेजलमेंट का फ्रॉड ज्यादा होगा, पॉलिटिकल जो करप्शन है वो ज्यादा होगा, कुछ देशों में जो है पेटी करप्शन, छोटे छोटे जो भ्रष्टाचार वो ज्यादा होंगे। तो पैटर्न के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में ये लोग डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं कि हमने हमारे देश में करप्शन कम करने के लिए या करप्शन से लड़ने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो ये वहां पर मंच में UNCAC की जो COSP होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज होगी 2-2 साल में, वहां पर ये बात हर एक देश अपने अपने तरीके से रखेंगे और दूसरे देश सुन करके उससे सीखेंगे भी, और अगर उन्हें मदद की जरूरत होगी तो जैसा मैंने बताया एक दूसरे की मदद भी करेंगे। और एक बात देखिए, strengthening cooperation with relevant international and regional organizations and mechanism and non-government organization। यहाँ पर फिर एक छोटी सी बात यह है कि strengthening cooperation यानी सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। करप्शन की लड़ाई में अगर एक देश दूसरे देश को सहयोग नहीं करेंगे तो जो इंटरनेशनल जो करप्ट लोग होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करप्शन करते हैं, एक देश से भागकर दूसरे देश चले जाते हैं, तो उसको खत्म करने में बहुत मुश्किल जाएगी। आपको अच्छे उदाहरण पता है, भारत में विजय माल्या का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मेहुल चोकसी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और कितने सारे लोग हैं जो हमारे देश में करप्शन किए दूसरे देश में जाके बैठे हैं। तो कैसे उनको हम अपने देश में लाएंगे? तो कोऑपरेशन के थ्रू। तो UNCAC उनको बताता है भाई कोऑपरेट करो, उनको अपने देश में पनाह मत दो, वो जो उन्होंने संपत्ति जो इकट्ठा करके रखी है उसको कॉन्फिस्केट करो और वापस करो उन देशों को, क्योंकि वो अपराधी हैं। क्राइम, क्रिमिनलाइजेशन एंड एनफोर्समेंट, आपको बताया था एक जो इसमें चैप्टर है क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, चैप्टर नंबर 3, वो यही चीज बताता है कि इसे क्राइम बनाया जाए
और क्राइम अगर है तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी एक क्रिमिनल की तरह ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बात बताया इन्होंने कि आप स्ट्रेंथनिंग करिए कोऑपरेशन का, और साथ ही साथ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको बढ़ावा दीजिए, एनजीओज को या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को जरूर बढ़ावा दीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कि ये जो संस्थाएं हैं ये करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई में और मजबूती से काम कर सकें। अच्छा, इसी चैप्टर के अंतर्गत यानी चैप्टर 7 के अंतर्गत देखिए कितनी महत्वपूर्ण और एक बात होती है, इन्होंने बोला कि देयर शुड बी सम सब्सिडियरी बॉडीज COSP have been developed। कुछ ऐसे हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए इन्होंने जो इनको मदद करेंगे। कैसे? तो देखिए एक है IRG का फुल फॉर्म है इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप। इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप क्या काम करेगा? तो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज टू रिपोर्ट ऑन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ UNCAC प्रोविजन। अरे भाई, अब ये तो 2 साल में एक बार बैठक होगी ना। देखिए 2006 में हुई, कहां पर? जॉर्डन में। 2008 में कहां? बाली इंडोनेशिया। 2009 में हुई, वो थोड़ा डिस्टेंस गैप हो गया था। 2009 में हुआ कतर दोहा में। 2011 में हुआ मराकस मोरक्को में। 2013 में हुआ पनामा सिटी में। 2015 में हुआ रसिया पिट्सबर्ग में। 2017 में हुआ वियना ऑस्ट्रिया में, और देखिए 2019 में हुआ आबू धाबी UAE में। तो ऐसे 2-2 साल में कॉन्फ्रेंस होता है। अब अगर ये कॉन्फ्रेंस 2-2 साल में होता है तो बीच में अगर कुछ मदद की जरूरत हो तो वो मदद भी तो होनी चाहिए ना उनको, कि कॉन्फ्रेंस के बीच में आखिर इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर भी तो कोई संस्था होनी चाहिए जो उनको एडवाइस करे, गाइड करे। तो इसीलिए ये IRG बना हुआ है। क्या नाम है इसका? इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप। इंटरनेशनल रिव्यू ग्रुप की मैं बात कर रहा था। ये जो ग्रुप है इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप, ये अपॉर्चुनिटी देता है। This provide opportunity for countries to report on implementation status report on UNCAC provisions। अब UNCAC का जो करप्शन के प्रिवेंशन के प्रोविजंस जहां कहां पर है, ज्यादातर प्रोविजंस कहां है? चैप्टर 2 में है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो देशों ने, जो इतने सारे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने उस पर क्या काम किया है, क्योंकि UNCAC का तो कॉन्फ्रेंस 2 साल बाद होगा, तो वो बीच में उसको लेकर के एक बैठक होती है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, मीट्स ट्वाइस और थ्राइस इन द ईयर। इंटर गवर्नमेंटल यानी सरकार के ही कुछ जो सदस्य होते हैं, सेक्रेटरी लेवल के या मिनिस्टर लेवल के, वो आपस में बैठक कर लेते हैं कि बताते हैं कि भाई देखो, हमने जो है 2 साल पहले या 2 साल के बीच में जो हमने वो तय किया था करप्शन को कम करने के लिए, ये मेजर्स, वो जो संस्थाएं बनाने का या कानून बनाने का, उनमें कुछ काम हमने कर लिया है और कुछ बचा हुआ है। तो ये सब जब 2-3 साल में एक बार ये मिलते हैं तो इन सब बातों पर डिस्कशन होता है। इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप। यानी कि जो उस कॉन्फ्रेंस में यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज में जो मुद्दे तय किए गए, उन मुद्दों पर क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या आगे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के ये बैठकें होती है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया गया है ये कन्वेंशन, बहुत अच्छा है। अगर इस पर थोड़ा भी ध्यान दिया गया तो वैश्विक स्तर पर जो है करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात WGP, पहला हो गया IRG, दूसरा है WGP, वर्किंग ग्रुप ऑन वर्किंग ग्रुप ऑन प्रिवेंशन। ये क्या है? साल में एक बार इनकी मुलाकात होती है, मीट्स एनुअली and responsible for advising and assisting the conference regard to preventive measures। ये क्या करता है? साल में एक बार मिलता है, और ये साल में एक बार मिलते हुए ये एडवाइस करता है और सहायता करता है जो
प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, कॉन्फ्रेंस के रिगार्ड में जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या क्या करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, उसको लेकर के ये सलाह मशविरा भी थोड़ा करते हैं इनके साथ। तो ये दो हो गया। एक IRG जो है ये मदद करते हैं, किनको मदद करते हैं, तो ये जो COSP होता है ये साल में 2-3 बार इनकी बैठकें होती है। WGP की बैठकें साल में 1 बार होती है, और ये जो है एडवाइस करते हैं और साथ ही साथ असिस्ट करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। एक तीसरा है WGAR यानी वर्किंग ग्रुप ऑन एसेट रिकवरी, वर्किंग ग्रुप ऑन एसेट रिकवरी, WGAR वर्किंग ग्रुप ऑन एसेट रिकवरी जो है आप समझ ही गए होंगे। एसेट रिकवरी का प्रावधान कौन से चैप्टर में है? चैप्टर नंबर 5 में। तो एसेट रिकवरी में क्या डेवलपमेंट हुआ है, ये WGAR जो है इस पर काम करता है। तो इस तरह से जो चैप्टर 7 है ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 63-64 है, मैकेनिज्म ऑफ इंप्लीमेंटेशन टॉपिक है ये, और इसके अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का जिक्र किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज को मदद करने के लिए हमने 3 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस बताए आपको। IRG बताया इंप्लीमेंटेशन रिव्यू ग्रुप, WGP बताया वर्किंग ग्रुप ऑन प्रिवेंशन, एंड WGR बताया यानी वर्किंग ग्रुप ऑन एसेट रिकवरी। वंस पर ईयर, साल में 1 बार इनकी बैठक होती है, और ये आपस में चर्चा करते हैं कि हमारे देश का या कोई भ्रष्ट व्यक्ति, करप्ट व्यक्ति आपके देश में है, वहां से जो है एसेट रिकवरी का ये तरीका हो सकता है, प्लीज आप हेल्प करिए। तो इस तरह से ये एक दूसरे की मदद करके एसेट रिकवरी भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन भी कर सकते हैं, और एक दूसरे से जो है इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 8वां चैप्टर जो है ये है फाइनल प्रोविजन। The 8th chapter is the final provision. Final provision जो है ये आर्टिकल 65 से 71 के बीच आता है। गवर्निंग, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए कैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट की अगर बैठक होगी तो उसमें कौन कौन से देश आएंगे, जिन जिन देशों ने उस पर सिग्नेचर किया है, रेटिफाई किया है, उनके लिए क्या नियम होंगे। तो गवर्निंग, सिग्नेचर, रेटिफिकेशन, कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के अंतर्गत नियम के मुताबिक रेटिफिकेशन, साइनिंग और जो गवर्निंग यानी कि कैसे हम पूरी व्यवस्था को चलाएंगे, उस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए फाइनल प्रोविजन आर्टिकल 65 to 71 चैप्टर 8 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर 8 जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण यहाँ देखा। अब आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि भाई पहला चैप्टर अगर इसका देखेंगे तो कई बार तो होता है जैसे मेंस वगैरह में आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, UNCAC यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, इसकी जो प्रमुख प्रावधान है 100 वर्ड्स में या 150 वर्ड्स में, या अगर यूपीएससी दे रहे हैं तो वहां पर 250 वर्ड्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको और काफी लिखने में मदद मिलेगी कि प्रोविजंस क्या क्या है। तो सबसे मेन चीज तो यह है कि इसके चैप्टर जो हेडिंग है उसको ध्यान रखिए। पहला चैप्टर जनरल प्रोविजन, दूसरा चैप्टर प्रिवेंटिव मेजर्स, तीसरा चैप्टर क्रिमिनलाइजेशन एंड लॉ एनफोर्समेंट, चौथा चैप्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पांचवा चैप्टर एसेट रिकवरी, छठवां चैप्टर टेक्निकल असिस्टेंट एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, सातवां चैप्टर मैकेनिज्म फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड आठवां चैप्टर फाइनल प्रोविजन। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमने काम किया यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो किया, तो वो उससे हमको क्या अचीवमेंट हुआ। देखिए बहुत सारा फायदा इसे हुआ है, क्योंकि आपको इस कन्वेंशन के बारे में मैंने काफी डिटेल में बताया है तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए अचीवमेंट की अगर बात करेंगे तो देखिए एक तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का महत्व क्या है ये इस कन्वेंशन से निकल करके सामने आ जाता है। एनजीओ को कैसे इस्तेमाल किया जाए, सीएसओ का कैसे इस्तेमाल किया जाए करप्शन को दूर करने में, ये हमें यहां से पता चल जाता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये यूनाइटेड नेशंस का एक 2030 तक का प्रोग्राम है। एनवायरमेंट के लिए वाटर के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। उसमें 17 बड़े टॉपिक हैं और थोड़ा समय भी लिया है उसमें कि हमें ये सब डेवलपमेंट करना है।
तो उस डेवलपमेंट के लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे? करप्शन अगर इस लेवल पे होगा तब तो कभी नहीं हो पाएगा। तो इंटरनेशनली भी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्यों को हासिल करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक अलग टॉपिक होगा, वो अलग से यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत बात करेंगे अपन। लेकिन फिलहाल यहां पर आप ये समझिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है, जिसमें एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी धरती को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो सब लक्ष्य तभी हासिल होगा जब करप्शन कम होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए ये यूएनसीएसी इंपॉर्टेंट होता है। हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग, इससे क्या फायदा होता है? हाई लेवल मतलब विश्व के जो हाई लेवल यानी जो मिनिस्टर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो लोग भी मीटिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। तो करप्शन के अगेंस्ट एक माहौल, एक बड़े पैमाने पर माहौल तैयार हो जाता है। और क्या होता है? एंटी करप्शन डिस्कशन ग्लोबल लेवल। तो यही बात है कि भाई करप्शन जहां एक दायरे तक सीमित बातचीत होती थी, सब लोग अपने अपने लेवल पर लड़ाई लड़ते थे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ने करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई को एक अंतरराष्ट्रीय लड़ाई बना दिया। सबको, यानी पूरी मानवता के खिलाफ ये अपराध है, और इस अपराध के खिलाफ सबको मिलकर के लड़ना है, सभी देशों को मिलकर लड़ना है। ये सोच डेवलप करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा लीगल असिस्टेंस किस तरह से दिया जा सकता है देशों को, एड्रेस इंटरनेशनल ड्राइवर्स ऑफ करप्शन, अलग अलग देशों में करप्शन के अलग अलग कारण होंगे। तो जब COSP की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज होती है, तो देश जो है आपस में चर्चा करते हैं कि भाई हमारे देश में करप्शन का ये कारण है, उसका ये इंपैक्ट है, उसे दूर हम ऐसे कर सकते हैं। तो एड्रेस इंटरनेशनल ड्राइवर्स ऑफ करप्शन, करप्शन के कौन कौन से प्रमुख कारक हैं, इंटरनेशनल ड्राइवर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से कारक हैं, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हम यूएनसीएसी के इन चैप्टर्स और इन आर्टिकल से सीखने को मिलता है। तो आपको यहां पता चल गया कि यूएनसीएसी जो है करप्शन की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और यही इसका अचीवमेंट है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी इसके सामने हैं। चुनौती क्या है कि कई देश जो है ये यूएनसीएसी पे साइन तो कर दिए, उसकी बात भी उन्होंने एग्री हो गए कि हाँ रेटिफाई करने के लिए कर दिया, उसको रेटिफाई कि हाँ मानते हैं, साइन कर दिया, और अपने देश में उन्होंने बताया भी कि भाई हम यूएनसीएसी के मेंबर भी हैं। लेकिन फायदा क्या है? बहुत से देश यूएनसीएसी के जो प्रस्ताव हैं उनको पूरी तरह मानते ही नहीं है, उस पर काम ही नहीं करते। अब जैसे देखेंगे आप कि एसेट रिकवरी को लेकर के बहुत से देशों को समस्या रहती है। हमारे देश का कोई करप्ट व्यक्ति दूसरे देश में जाकर रहता है और वहां जो है हम उसको चाहते हैं कि वो हमारे देश में लाए, तो बहुत सारे कानूनी दांव पेच आ जाते हैं बीच में, और यूएनसीएसी की जो सोच है वहां पर इफेक्टिव ही नहीं हो पाती है। तो ये चैलेंज है कि दूसरे जो कानून है उनको हम उन कानूनों के चक्कर में फंस के यूएनसीएसी की जो सीधी सरल सोच है करप्शन को दूर करने की, वो जो है पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में चला जाता है, तो लागू नहीं हो पाता। फिर एक कुछ लोगों का ये भी कहना है ये कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि भाई ऐसे करप्शन इसी तरीके से दूर होगा जैसा इसमें बात की गई है। तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, मतलब कोई तरीका ऐसा नहीं है कि इन तरीकों से ही करप्शन दूर हो सकता है। और भी कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे करप्शन दूर किए जा सकते हैं, वो स्थानीय स्तर पर सोचे जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोग जो है आलोचना करते हैं। इसीलिए यूएनसीएसी एज ए फिग लीफ के रूप में भी इसे जो है संबोधित किया जाता है, यानी गूलर का फूल बोले, है ना, ऐसा फिग लीफ या गूलर का फूल करके इसकी आलोचना भी करते हैं, फिग लीफ कहते हैं। मतलब जो वास्तविक तौर पर जो इसका इंपैक्ट होना चाहिए वह अंजीर का पत्ता, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग, अंजीर का पत्ता, गूलर का फूल, मतलब फिग लीफ, मतलब वास्तविक तौर पर हासिल करना मुश्किल है। उसके अंदर कोई तथ्य नहीं है, उसके अंदर वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये एक फिग लीफ है एंड नॉट एन एंड इटसेल्फ। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अपने आप में भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला जो है बिल्कुल अंतिम हथियार है। और भी बहुत से हथियार हो सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करप्शन को दूर करने के।
लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी अगर यूएनसीएसी की एक समीक्षा की जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि यूएनसीएसी ने भ्रष्टाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक समस्या बना दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों को एकजुट करने का ये उसने अवसर दे दिया। इसके अलावा ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज यानी COSP जो होती हैं 2-2 साल पर, उसके माध्यम से अलग अलग देशों को एक ही मंच पर ला करके करप्शन की लड़ाई को, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की। बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, इसके अलावा ट्रेनिंग का अभाव है, उन सब देशों को भी एक असिस्टेंस, एक सहायता मिल जाती है और करप्शन को कम करने में मदद मिलती है। तो यूएनसीएसी की उपयोगिता है और इसी कारण से ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं ये अभी भी रेगुलरली आप देख रहे हैं कि 2-2 साल के अंतराल में ये लगभग हुए हैं। पहला कॉन्फ्रेंस जैसा कि मैंने बताया जॉर्डन के अम्मान में हुआ 2006 में, दूसरा इंडोनेशिया बाली में 2008, तीसरा कतर दोहा 2009, चौथा जो है ये मोरक्को मराकस 2011 और इसके अलावा पनामा सिटी 2013, रसिया पिट्सबर्ग 2015, वियना ऑस्ट्रिया 2017 और अबू धाबी UAE 2019। और इन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से करप्शन के खिलाफ बहुत सारे तौर तरीके विकसित किए गए हैं और भविष्य में भी किए जाने की संभावना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूएनसीएसी ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई को मजबूती प्रदान की है और भविष्य में इन कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से करप्शन के खिलाफ लड़ाई में हम और मजबूत होकर उभरेंगे और इसका लाभ अल्टीमेटली भारत को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद।